इल्जाम नहीं लगा। मेरा एहतसाब के नाम पे नवाज शरीफ से इंतकाम लेते हो। नजरिया करप्शन। यार सियासत करने वालों को, सियासतकारों को सियासत करने दें। नजरिया करप्शन। लगता है कि इमरान खान के फैसले में और जागीर तरीन के फैसले में भी मुझे ही नाइल कर किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ आई के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस ने अपने पहले दौरा पाकिस्तान में डू मोर का मुतालबा दोहराते हुए ये जोर दिया इस बात पर कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कोशिशें मज़ीद तेज़ करे। और आज ही अमरीकी CIA के डायरेक्टर माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया और कहा कि पाकिस्तान अगर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें ख़त्म नहीं करता तो फिर अमेरिका करेगा। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की दाखिली सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो सियासी इंतशार जो है उसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी किस्म के जो हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो एक दूसरे पर तनकीद में मसरूफ़ हैं। सियासी इंतशार है वो कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है। इमरान खान है कि उनकी सियासत का महवर मरकज़ मियाँ नवाज शरीफ है, उन पर तनकीद है। आज भी इमरान खान ने अपने लिया के जलसे में खिताब के दौरान मियाँ नवाज शरीफ को ही हदफ तनकीद बनाए रखा, कोई नया सियासी प्लान नहीं दिया। जबकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है अपनी नाअहली के बाद अदलिया पर तनकीद में मसरूफ़ हैं। अपने फैसले के साथ साथ वो अब जजों को भी तनकीद का निशाना बनाने लगे हैं। जिस तरह से उन्होंने कोयटा के अपने जलसे में कहा कि PCO के तहत हल्फ उठाने वालों ने उन्हें नाअहल करार दिया। तो जब दाखिली हमारे सियासी सूरत हाल में, सियासी माहौल में काफ़ी ज़्यादा जब इंतशार होगा तो फिर हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से पाकिस्तान इन चैलेंजेस को कन्फ्रंट करेगा, इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बॉर्डर साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ मौजूद है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। इफ्तिखार अहमद साहब, जब इंटरनली हमारे जो पोलिटिकल मामलात हैं उसमें बहुत ज़्यादा सियासी माहौल में इंतशार होगा तो फिर हमारे जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं वो इसी तरह से बढ़ते रहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका का दबाव पाकिस्तान पर आए रोज बढ़ रहा है। देखिए, जहाँ तक अमेरिका का दबाव है उसकी वजह सिर्फ हमारे अंदरूनी मामलात नहीं है, उसकी अपनी पॉलिटिक्स है और ट्रंप की अपनी पॉलिसी है। उस पॉलिसी पर वो काम कर रहे हैं। वो समझते हैं कि यहाँ पे इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान की वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनके दोस्तों को, खासतौर पे अफगानिस्तान की हुकूमत को, और जो हिंदुस्तान के मफादात हैं वो भी वहाँ पे पूरे नहीं हो रहे। सारी जिम्मेदारी खुद अमेरिका पर भी आती है। जब अमेरिका ने और नेटो ने सब ने मिलकर ये कोशिश की कि अफगानिस्तान में एक अमन को लाया जाए तो उसमें वो नाकाम रहे हैं। तो उस नाकामी की वजह सारी की सारी पाकिस्तान तो नहीं है, और उसको सारी नाकामी की वजह पाकिस्तान को ठहरा देना कि पाकिस्तान ऐसे लोगों की जन्नत बना हुआ है जो शर पसंद हैं, ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि देखें ना, इतने साल तक इतने अच्छे असले के साथ, इतनी अच्छी तरबियत अफवाज के साथ क्या उन्होंने कामयाबी हासिल की है। खुद अफगानिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी है, वहाँ पे ग्रुप्स मौजूद हैं जो विद इन दी अफगानिस्तान अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाह रहे हैं या अपनी सियासी मकासद के लिए लड़ना चाह रहे हैं, मौजूद हैं। ये को सारे के सारे पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। लेकिन नेशनल कोहेजन की बात करें, जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, ओवरऑल नेशनल कोहेजन होगा तो एक स्ट्रांग मैसेज पाकिस्तान के अंदर से भी जाएगा। जब बात होती है उसमें फिर आपके जो सिविल मिलिट्री का मामला भी आ जाता है जिसको अमेरिका बार-बार एक जवाब भी बनाता है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तान में आपका ख्याल है कि सारी सियासी पार्टियों का मौक़िफ़ एक है और हर सूबे में एक है? ऐसा नहीं है। सियासत तो है ही नाम इख्तिलाफ करने का। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से डिसएग्री करती हैं। खुद अमेरिका में, न सिर्फ अमेरिका में, जो मुखालिफ पार्टी है जिसकी हेली नुमाइंदगी कर रही थी, वो उनकी तनकीद नहीं करते। तो ये कहना कि अगर मुल्क के अंदर सियासतदान एक दूसरे से तनकीद करते हो तो इससे दूसरे को मौका मिल जाता है कि वो आके बात करे, नहीं, इसको बड़े गौर से समझना चाहिए। हम हर मुल्क में सियासतदान एक दूसरे को कंडेम करते हैं। मैं आपको भारत की मिसाल इसलिए देता हूँ कि वहाँ पे सूबे ज्यादा हैं, वहाँ में वफाक और सूबों की हुकूमतों में फर्क है और उनके दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो बहुत संगीन नौयत के हैं, बहुत बुनियादी नौयत के हैं। जिस तरह पाकिस्तान में तो लेकिन मसला है कि यहाँ पे अब सिर्फ सियासी जमातें ही नहीं बल्कि जो मुख्तलिफ इदारे हैं, जो स्टेट के अहम इदारे हैं, वो भी तनकीद की जद में है। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट सुनवाऊंगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, जो कि कोई जलसे में उन्होंने अपने खिताब के दौरान बराह रास्त जजों को तनकीद का निशाना बनाया। क्या कहा उन्होंने, पहले वो सुनते हैं फिर आगे बात कराते हैं। मेरा तो एहतसाब करते हो
मेरा एहतसाब के नाम पे नवाज शरीफ से इंतकाम लेते हो। और सादिक और अमीन का फैसला कौन दे रहे हैं? जो हमेशा डिक्टेटरों को हल्फ देते रहे हैं और जो पीसीओ के तहत हल्फ लेते रहे हैं। जी जावेद लतीफ साहब, ये तो फिर बराह रास्त जजों पर हमला हुआ। बात यह है कि अभी आप बात कर रहे थे तो इफ्तिखार मोहम्मद साहब जो उसका जवाब दे रहे थे, मैं उनसे कुछ थोड़ा इत्फाक भी करता हूँ, इख्तलाफ भी करने की हिम्मत कर रहा हूँ। गुजारिश इतनी है कि अगर आप अंदरूनी तौर पर ठीक होंगे, मजबूत होंगे और आप नेशनल काज पे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस एक होंगी तो बाहर की फोर्सेस का, बाहर की ताकतों का मुकाबला करना आसान होगा। मगर जब आप नेशनल काज के हवाले से भी तकसीम होंगे और एक दूसरे की दुश्मनी में इतना आगे निकल जाएंगे कि आप नेशनल काज को भूल जाएंगे तो यकीनन दबाव आलमी कुव्वतों का बढ़ेगा। अब आ गई बात जो आप कर रहे हैं कि जो आपने क्लिप अभी सुनवाया मियां नवाज शरीफ साहब का, तो मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में आज को पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है। पाकिस्तान में 70 सालों से ऐसा होता आया। और आप देखें कि जब हम बात करते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया तो बड़ा वावेला उठता है कि जनाब आज इनको मशरक़ी पाकिस्तान याद आ गया। नहीं, बात यह है कि मशरक़ी पाकिस्तान अलग होने के बाद भी जो यहाँ हुकूमत बनी, सेंटर में और 2 सूबों में एक हुकूमत थी, बलूचिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत बनी और उसको सुप्रीम कोर्ट से पाबंदी लगवाने के बाद टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। इसी तरह JUI की हुकूमत थी उस वक्त के, जो सूबे का नाम सरहद था उस पर। मगर आज भी जिस तरह किया जा रहा है या उस वक्त जिस तरह किया गया, वो अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर अगर आप किसी को बनाएंगे और उसके बाद हटाएंगे, बनाएंगे, तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा पाकिस्तान ना अंदरूनी तौर पर मजबूत हो सकेगा ना खारजी तौर पर आपका कोई मुअस्सर दुनिया में जवाब जा सकेगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब निज़ाम की मजबूती की बात की जाए, आप अपना अपना मंशूर अलग ज़रूर पेश करें, आप इख्तलाफ राय ज़रूर दें। अपोजिशन का काम होता है कि इख्तलाफ करना, वो ज़रूर करे, मगर निज़ाम को लपेटने की कोशिश में जो कुव्वतें हों उनका साथ मत दे। आज आप देखें कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, अगर वो ये कहें कि फलां कुव्वत जो है फलां जमात के लेकिन मियां साहब, लेकिन मियां साहब आपकी पार्टी हुकूमत में है, आपकी पार्टी हुकूमत में है, हुकूमत के जो अहम इदारे हैं उन्हीं को जब आप तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देंगे तो फिर दीगर पार्टियों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? देखें, बात यह है कि अगर आप हमें ये कहते हैं ना कि हम हुकूमत में हैं, तो मैं तो बारहा ये कह चुका, हम तो 4 साल से हुकूमत में नहीं थे, इसलिए कि ज़ारी तौर पर हुकूमत मुस्लिम लीग नून के पास है, असल में कोई और कर रहा है। भाई देखें, आप छोड़ दें हुकूमत कि 6 माह बाद, मेरी बात सुन लेना। तो हाँ, कौन कर रहा है वैसे हुकूमत? कि छोड़ दें, मेरी यार सुने, जब ये कुछ जुमला कहता है ना कि छोड़ दें हुकूमत, तो भाई पाकिस्तान को 2013 में जिन चैलेंजेस का सामना था, अगर हम पहले दिन हुकूमत छोड़ देते, आज अंधेरे ख़त्म ना होते पाकिस्तान के। आज सफारती तल्लुकात जो हमने बेहतर किए, आज मईशत को हमने जो बेहतर किया, आज पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को हमने जो कम किया, ये सब चीज़ें जो हैं इसी वजह से हुई कि हमने हुकूमत में रहते हुए इनको बेहतर करने की कोशिश की। अब रही बात जमहूरियत के हवाले से, रही बात ये कि हुकूमत कौन कर रहा है, हुकूमत वही कर रहे हैं जो 6 माह के बाद 2014 में धरना दिलवाते हैं, जो उसके बाद जो सूरत हाल, जो बात धरने वालों ने कही कि थर्ड अंपायर जो है वो उंगली खड़ी कर देगा, ये वो हुकूमत कर रहे हैं जो मुनासिब सही। चले ये फिर पूछ लेते हैं फैसल वाडा साहब से। फैसल वाडा साहब, क्या फिर हुकूमत जो है वो थर्ड अंपायर ही कर रहा है, जिसके बारे में वो जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि आपने उंगली का इशारा भी किया था कि वो उंगली उठाएगा तो मामला आगे बढ़ेंगे? जी फैसल वाडा साहब। जी बॉस। मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे हुकूमत उसकी है कि जिसने 2014 में धरने दिलवाए, जिसके तरफ इमरान खान साहब ने भी कहा कि अंपायर की उंगली उठेगी, तो क्या वाकई ही थर्ड अंपायर की ही हुकूमत है? आप इत्तेफाक करते हैं मियां साहब से?
देखिए, मैं मियाँ साहब से एक्सपेक्ट करूंगा कि मियाँ साहब वो थर्ड कुव्वत का नाम लें और इतनी जुर्रत, इखलाकी भी और सियासी जुर्रत भी रखें कि उस तीसरी कुव्वत का नाम लें। अगर वो नहीं लेंगे तो मैं ले लूंगा कि उनका इशारा फौज की तरफ है और उनका इशारा अदलिया की तरफ रहा है, जो इनके कायद करते आ रहे हैं, जिसको नजरियात कहते हैं। अगर उनका एहतसाब कर लें तो वो नजरियात पे आ जाते हैं। अगर उनका एहतसाब ना हो, जस्टिस कयूम वाली अदालत का वाला हाल हो कि फोन पे ऑर्डर्स ले लें और जजेस बिक जाए, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ से बल्ले बल्ले है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक जो आइडियोलॉजी है वो तो ज़िया उल हक साहब के साथ 81 में शुरू हुई है और उससे लेकर आज के दिन तक वो आइडियोलॉजी सबको पता है। जिसकी गोद से ये शुरू हुई है सियासत, वो हमें आइडियोलॉजी की बातें कर रहे हैं, वो थर्ड एम्पायर की बातें कर रहे हैं, वो तीसरी कुव्वत की बात करें। भाई, आप इतने जुर्रत वाले, आपके पास असेंबली में मेजॉरिटी है, आप पब्लिकली आके क्लेम करें, बताएं कि फौज हमारे साथ सियासत कर रही है और साजिश कर रही है और जुडिशरी हमारे साथ साजिश कर रही है। ये क्या ड्रामा है? आप इस्लाम के ऊपर तगद लगाते हैं, शहबाज शरीफ साहब उसको फैसिलिटेट करते हैं, आप फौज पे नाम लगा देते हैं, अदलिया पे नाम लगा देते हैं। ये क्या ड्रामेबाजी है? आप चोरी करते हैं पैनामा के अंदर, इंटरनेशनली वो चोरी पकड़ी जाती है, आप कहते हैं फौज और अदलिया हमारे साथ सियासत कर रही है, हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। आप मॉडल टाउन में बंदे मार देते हैं, 14 लाशें गिरा देते हैं, आप कहते हैं हमसे फौज और अदलिया सियासत कर रही है, हमारे साथ वो साजिश कर रही है। भाई, आप सारे काम आप डॉन लीग्स करते हैं, आप कहते हैं अदलिया और फौज हमारे साथ गेम खेल रही है। भाई, आप सारी चीजें करते हैं। आपने मजहब की शिक को छेड़ा, धरना हो गया, धरने में 8 आदमी आपने मार दिए, आपके चीफ मिनिस्टर ने फैसिलिटेट किया, आप कहते हैं फौज और अदलिया साजिश कर दी। करें आप। लेकिन ये बात तो बिल्कुल नुक्ता बड़ा अहम है इफ्तिखार अहमद साहब। जब हमारे सियासतदान हैं या फिर हमारी हुकूमतें हैं, हुकूमतों की मैं बात करूं, जब हुकूमतें नाकाम हो जाती हैं छोटे छोटे मामला हल करने में, तो फिर हम खुद ही तीसरा फरीक जो है यानी एस्टैब्लिशमेंट, उसे हम स्पेस देते हैं, उसे इंटरवीन करना पड़ता है। जिस तरह से आपने फैजाबाद धरने में देख लिया। देखें, मैं तो डेमोक्रेसी गलती से, तो मैं तो डेमोक्रेसी में जैसे भी अच्छी हो या बुरी हो उसको साथ दूंगा। हाँ, हुकूमतों की नाकामियां और नाअहलियां होती हैं और इसको आप बैड गवर्नेंस कह सकते हैं। हमने बैड गवर्नेंस देखी है। ये जो वाकया आप कह रहे हैं फैजाबाद का, ये बैड गवर्नेंस थी और किसी तौर पे भी फौज को नहीं चाहिए था मुलव्वस करना, लेकिन इनकी जो साख इस काबिल नहीं रही कि लोग इन पे एतबार नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने फौज को इस्तेमाल किया। और फौज को भी सोचना चाहिए कि उन्हें इस किस्म के मामलात में और ऐसे मुआहदात में दस्तखत नहीं करने चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन में सबऑर्डिनेट अदारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और हुक्मरानी का जो हक है, अच्छा या बुरा, वो पार्लियामेंट के मुंतखब नुमाइंदों को और पार्लियामेंट को है। तो जो वाकया ये हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। और इसमें अगर आपने एक आदमी को कुर्बानी का बकरा बनाया, ज़ाहिद अहमद साहब को, तो अगर गलती थी तो गलती तो फिर उन सब लोगों की थी जिनकी नजरों से वो ड्राफ्ट निकलता रहा। बिल्कुल, उस ड्राफ्ट को पढ़ते रहे, फिर उस ड्राफ्ट को बिल के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया हाउस में। यहाँ तो फिर ये ड्राफ्ट पढ़ते ही नहीं है सारे मेंबरान असेंबली, उसको देखते ही नहीं है। अगर इन्होंने देखा है, पढ़ा है, तो फिर इनको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो ज़ाहिद अहमद को मिली। सही है, बात है। और दूसरा एक रिक्वेस्ट है, खुदा के वास्ते दीन को इस्तेमाल करने का रवैया बंद किया जाए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। पीने की तारीख में ये दीन इस्तेमाल हुआ, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हम आगे नहीं जा सके, अदालत मजबूत नहीं हो सके। और ये बहुत ही संगीन तरीकाकार होगा कि अगर हम इस मुल्क में सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर फैसले करने शुरू कर दें कि कोई भी आलम कहीं बैठ जाए और अपने दोस्तों को इकट्ठा करके मुतालबात करके मानो अन मनवा ले। मसलन इसमें जो नेशनल एक्शन प्लान के जो फैसले थे, जिस पे फौज और सिविलियन ने इत्तफाक़े राय किया था, उनको भी अपना पस पुश डाल दिया गया। ये और अफसोसनाक बात है। सही है, ठीक। और एक अहम बात यह भी है कि अब हमारी हुकूमत जो है, नून लीग की हुकूमत और दीगर जमातें भी ये कहती तो हैं, हमें मुख्तलिफ तकरीबात में तो कहती हुई नजर आती हैं कि जजों और जर्नैलों का एहतसाब भी होना चाहिए, लेकिन जब पार्लियामेंट में कानून साजी की बारी आती है तो वहां पर मौक़िफ़ कुछ और होता है। इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्टेप वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह से हमने ब्रेक से पहले बात की कि मुख्तलिफ तकरीबात में तो बात की जाती है जज और जर्नैलों के एहतसाब से मुतल्लिक, लेकिन अमलन जब इस तरह का कोई मौका आता है तो फिर इससे जो है कतराती है हमारी हुकूमत भी, दीगर सियासी जमातें भी। कल एक तकरीब में ख्वाजा साद रफीक साहब ने बड़ी अहम बातें की, वो सुन लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं।
हर बार वजीर आजम ही गलत होता है, कभी चीफ जस्टिस या चीफ ऑफ स्टाफ गलत नहीं हो सकता? क्यों परवेज मुशर्रफ का हम एहतसाब नहीं कर सके? हमारी जमहूरियत में इतनी जान थी, जितनी जान थी उतनी देर उसको रोके रखा। क्यों चीफ जस्टिस जो थे इफ्तिखार चौधरी, उनके बेटे का मामला आया तो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई? जी सुनिए, आपने मियां जावेद लतीफ साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब की गुफ्तगू के क्यों हर मरतबा वजीर आजम ही गलत होता है, जज और जर्नल यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर चीफ जस्टिस गलत क्यों नहीं होते? तो जब जजों और जर्नलों के एहतसाब के लिए कानून बन रहा था, नए जो नैब का नया कानून बन रहा था, उस वक्त तो जो है आपने मुबर्रा करार दे दिया, आपने ही और दीगर जमातों ने भी। तो क्यों तकरीबात में आप बात करते हैं, मुतालबा करते हैं क्रॉस द बोर्ड तमाम लोगों की अकाउंटेबिलिटी का, लेकिन जब अमलन कानून बनाने की बात आती है तो फिर आप उन्हें मुबर्रा करार दे देते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लें। मुस्लिम लीग नून ने ऐसा नहीं किया। मुस्लिम लीग नून तो बिल लाने वालों में से थी। शहबाज शरीफ साहब के ऑन द रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद है कि नहीं होना चाहिए, उनका अपना एहतसाब का निज़ाम है। नहीं यार, मेरी अर्ज सुन लेना, उनके स्टेटमेंट अपनी जगह, मैं तो बिल की बात कर रहा हूँ, मैं उस पर आप उसी पे बात कर रहे हैं ना, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। दूसरा मैं एक और गुजारिश कर दूँ कि फैसल वाडा साहब ने जो बात की ना, जर्नलों के हवाले से बात की कि ये खुल के बात क्यों नहीं करते, तो मैं, और बाज़ का तो उनकी तर्जमानी भी करते हैं, तो मैं कहूँ पहले तो ये बात क्लियर कर दूँ कि तमाम अदारे रियासत पाकिस्तान के अदारे हैं और उनका एक चीफ एग्जेक्टिव होता है। ये कोई नहीं कि अगर कोई अदारा अच्छा काम करता है तो उसका क्रेडिट उसी को दे दो, और खुदा न खास्ता उससे कुछ अच्छा डिलीवर नहीं होता तो आप उसका ब्लेम जो है चीफ एग्जेक्टिव पर डाल दो। ये मुनासिब नहीं होता। दुनिया में जहाँ कहीं पार्लिमानी निज़ाम है, चीफ एग्जेक्टिव के मुतहद जो हैं वो तमाम अदारे काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब जहाँ इफ्तिखार मोहम्मद साहब ने जो बात की कि गवर्नर्स की, हाँ ये बात दुरुस्त है कि धरने के वक्त जो मुआहदा किया गया वो नहीं किया जाना चाहिए था। हाँ ये बात दुरुस्त है कि एक बंदे को बलि क्यों चढ़ाया गया, और अगर उसी का रिज़ाइन लेना था तो 1-1.5 महीना पहले क्यों ना लिया गया। चौथी बात मैं ये कहूँगा कि अभी उन्होंने बात, इफ्तिखार मोहम्मद साहब ने ये सही कही कि अगर एक बंदा कसूरवार है तो 34 मेंबर उस कमेटी के थे, वो 34 के 34 ही उतने कसूरवार हैं जितना जाहिद हामिद कसूरवार है। उसमें PTI भी थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, जमात इस्लामी भी थी, दीगर सियासी दीनी जमातें 24 के करीब बनती हैं, उनके मेंबरान वहाँ मौजूद थे। सबको फिर वही सज़ा होनी चाहिए जो जाहिद हामिद को सज़ा दी गई है। ये कोई तरीका नहीं है कि एक को आप टारगेट कर लें। लेकिन जाहिद हामिद साहब को हटाने का मुतालबा भी तो सबसे पहले, वजीर कानून को हटाने का मुतालबा भी तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने ही किया था, हादिम रिजवी साहब से भी पहले। मैं अर्ज़ करता हूँ वो उन्होंने भी मुतालबा ठीक किया, और मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो भी शायद ठीक ही हो कि मैं कहता हूँ कि एक बंदा नहीं कसूरवार, उसके 139 अजलास हुए। 139 अजलास में आप खुद ही कह रहे थे कि क्या वो ड्राफ्ट पढ़ते नहीं हैं, अगर पढ़ते हैं तो फिर उनको पता क्यों नहीं चलता। तो वही बात यह है कि अगर जो गलत हुआ है तो वो गलत फिर सबसे हुआ है ना। अगर माफ़ी नहीं मिल रही एक जाहिद अहमद को उसकी क्लियरेंस के बावजूद भी, तो बाकी लोगों को माफ किया जा रहा है, सबको उतनी ही सजा देनी चाहिए। बाकी रही बात जर्नैलों की, तो मैं ये अर्ज कर दूं कि इमरान खान साहब जो हैं इन्होंने जर्नैलों के मुतल्लक सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड पर मौजूद है जो गुफ्तगू की, वो भी सबके सामने है। जर्नैल का साथ दिया जो, वो भी सबके सामने है, कोई पवित्र नहीं है। हाँ मैं ये बात जरूर कहूँगा कि अगर किसी को गलती का इदराक हो जाए वो सही सिमत पे चलने की कोशिश करे, नजरिए पे चलने की कोशिश करे, निज़ाम की बेहतरी के लिए कोशिश करे, अदारों की मजबूती के लिए कोशिश करे, तो फिर साथ देना चाहिए, गलत काम में साथ ना। और ये कोशिश हर तरफ से होनी चाहिए, हुकूमत की तरफ से भी होनी चाहिए, अपोजिशन की तरफ से भी होनी चाहिए। इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। फैसल वाडा साहब, खान साहब के जलसे चल रहे हैं, हम देख रहे हैं एक के बाद दूसरा जलसा। चिश्तिया में गुज़श्ता रोज़ जलसा था, आज उन्होंने लिया में जलसे से खिताब किया, लेकिन तमाम जलसों में हम देख रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही उनकी तमाम तकारीर का, उनकी सियासत का महवर मरकज़ अभी भी वही है। गो के अब वो अहल हो चुके हैं। पहले चले समझ आती थी कि वो वज़ीर आज़म थे, उन्हें हटाने के लिए मुतालबा होता था, अब तो वो हट चुके हैं। आज तो खान साहब ने कह दिया कि मेरे केस का मवाजना मियाँ साहब के केस से ना किया जाए,
मियाँ साहब के केस को सुल्तान डाकू से उनका मुवाजना करें, मेरे साथ ना करें, तो क्या इतने बुरे हो गए मियाँ साहब के सुल्तान डाकू के साथ मुवाजना कर रहे हैं आप? देखिए जी, मैं पहले मियाँ लतीफ़ साहब का जवाब दे दूं कि एक तो सबसे पहली बात जो इफ्तिखार साहब ने की वो बिल्कुल ठीक बात की कि मज़हब का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और ना किसी को अपना मुसलमान होने के लिए तमगा लेने की जरूरत है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं कितना बड़ा मुसलमान हूँ या नहीं हूँ, तो मज़हब को छेड़ना ही नहीं चाहिए। ये एक डेलिकेट इशू है और इसके अंदर सियासत करना बिल्कुल गुनाह से मुंतज़र है, तो मज़हब को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो मियाँ लतीफ़ साहब ने कहा कि जनरलों और जजों का एहतसाब नहीं हो रहा, साद रफीक साहब के आपने स्पीच का हिस्सा बताया। देखिए जी, अगर मुशर्रफ साहब का क्यों नहीं आपने किया एहतसाब, आप सरकार के अंदर थे, आपको करना चाहिए था। आपने क्यों उनके साथ रियायत की, क्यों डील करके आपने जाने दिया? और अगर उस वक्त उनके आपके बस में नहीं था तो आप कौम को बताते। आप धरने के ऊपर आ जाए, धरने के ऊपर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्वॉल्व हुए वो पीएम के ऑर्डर पे हुए हैं। पीएम ने उनसे कहा कि आप इसके अंदर करें और धरने को रिजॉल्व करें, आप ही बुलाते, फिर आप ही क्रिटिसाइज करते। क्यों कियानी साहब ने एतजाज अहसन साहब को चौधरी इफ्तिखार की बहाली के टाइम में फोन किया था? क्यों मियां नवाज शरीफ साहब ने राहील शरीफ साहब को फोन किया था जब हमारा धरना चल रहा था कि इमरान खान साहब और कादिर साहब से आके बात करें? जब आप बुलाए फौज तो ठीक, इस बार आपने फिर फौज बुलाई तो गलत, क्योंकि आपका एहतसाब हो रहा है तो आप समझ रहे हैं इस एहतसाब के पीछे सब कुछ है। जहां तक आपने बात की उस धरने से रिलेटेड के वो गवर्नमेंट का फेलियर था, इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा मैं 3 घंटे में उठवा दूंगा, खत्म करवा दूंगा ये धरना। 3 घंटे में वो खत्म तो नहीं करा सके, 30,000 जगह पे उन्होंने धरने और शुरू करवा दिए। तो फेलियर को आप एक्सेप्ट करें और अगर उसका रिजॉल्व किसी ने किया है, जनरल ने किया, आपने किया है, किसी प्यून ने किया है, मैंने किया है, इट इज अ मैटर ऑन दी ऑर्डर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो उनके एक पॉलिटिकल बॉस है कॉन्स्टिट्यूशनल, उन्होंने कहा वो कर दिया, फिर आप उसको क्रिटिसाइज करा रहे हैं, फिर उसके ऊपर एक रिजर्वेशन जजमेंट्स भी आ रही है, ये नामुनासिब होगा। फिर ये भी कहा जा रहा है उनको आप हीरो ना कहे। देखिए, हीरो हम उसको कहते हैं जो बाय चॉइस अपनी जान देता है बॉर्डर के ऊपर। अगर कोई और जज, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, एंकर, बिजनेसमैन देना चाहता है, हम उसको भी हीरो कहेंगे। और जो आपके कैमरामैन से शहीद हुए उनको हमने हमेशा हीरो कहा मीडिया के लोगों को। तो ये जो तासुब है ना, इंस्टीट्यूट फाइट वर्सेस इंस्टीट्यूट फाइट, ये मियां साहब ने जो शुरू करवा दिए अपने एहतसाब को रोकने के लिए, दिस इज नॉट राइट। साहब आज बड़ी अहम रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा कि जब हुकूमतें जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल करने में या बुनियादी हकूक़ की फराहमी में नाकाम होती हैं तो फिर हमें इंटरवीन करना पड़ता है, अदालतों को इंटरवीन करना पड़ता है। फिर यही तो बात मैंने पहले सवाल में आपसे की थी, जब हुकूमतें छोटे छोटे मसले हल करने में नाकाम हो जाती हैं तो फिर अदालत को भी इंटरवीन करना पड़ता है, फिर फौज को भी इंटरवीन करने के लिए स्पेस मिलती है, हम खुद देते हैं। नहीं, देखिए, फौज की इंटरवेंशन, एक मैं असल में फौज की इंटरवेंशन के इसलिए खिलाफ हूँ कि 4 दफा फौज इंटरवीन कर चुकी है और चारों मरतबा जब वो गए तो कोई अच्छा पाकिस्तान नहीं था। बिल्कुल ऐसा है, कोई ऐसा वो कानून नहीं बना के गए जिससे करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, हराम की कमाई, रिश्वत को रोका जा सकता, कवानीन सख्त बनाए जा सकते और लोगों से ये सवाल पूछा जा सकता कि आपका पैसा कहाँ से आया। अगर वो इस किस्म के कवानीन बना जाते अपने 4 माशरा के द्वार में तो शायद ये मसला हमारे मुल्क में और अच्छा हो जाता। इनकम टैक्स लॉज बेहतर बना देते, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के लॉस अच्छे बना देते। कुछ भी नहीं किया उन्होंने 4 सालों और 4 मरतबा आए, कुछ नहीं किया। कोई एक ऐसा अदारा नहीं है जिससे वो फखरिया तौर पे कह सकें अफवाज पाकिस्तान वाले कि उनके आने के बाद पाकिस्तान के फलाने अदारे में बेहतरी आई है। ऐसा नहीं हुआ। तो नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। बैक टू द शो। मियां साहब, ये जो धरने का एपिसोड हुआ सारा, इस्लामाबाद में धरना हुआ, लाहौर में धरना हुआ, उसके बाद एक हमने देखी पब्लिक में जगह जगह पर हमने एक मामला डिस्कस होता देखा, वो ये था कि पंजाब और वफाक में यानी हाउस ऑफ शहबाज और हाउस ऑफ नवाज में एक तकसीम सी नजर आई अपेरेंटली। जिस तरह से एक ये इल्ज़ाम भी आया कि फैसिलिटेट करके लाहौर से धरने वाले देवर फैसिलिटेटेड कि वो इस्लामाबाद तक आकर बैठ गए। और उसके अलावा सबसे अहम बात वो ये है कि लाहौर में जो धरना था वो खुशउस्लूबी से इख्तिताम पजीर हो गया और शहबाज शरीफ साहब ने अपने सूबाई वज़ीर कानून को तो बचा लिया, लेकिन वफाकी वज़ीर कानून ज़ैद हामिद साहब की कुर्बानी लग गई। तो ये तकसीम से क्यों दिखाई दिया हमें सारे मामले में? नहीं, एक तो मैं आपको ये बिल्कुल वाज़ह कर दूं कि कोई तकसीम नहीं है, तरीक़ाकार पे इख्तलाफ आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है, मगर जहाँ तक ये बात है कि लाहौर से धरना चला और उसको फैसिलिटेट किया गया,
तो भाई आप ये देख लें 2014 में भी तो धरना लाहौर से चला था, क्या उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने उनको फैसिलिटेट किया था कि वहाँ जाके बैठ जाएं? अब ये जो धरना है या जो बात की जा रही है सूबाई वज़ीर कानून की या वफाकी वज़ीर कानून की, तो मैं पहले भी इसकी वजाहत कर चुका हूँ कि अगर वफाकी वज़ीर कानून इसमें कसूरवार हैं जितने भी, तो उतने ही 34 मेंबर जो हैं वो कसूरवार हैं। एक को सजा क्यों, दूसरों का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, क्यों फोकस किया जा रहा है एक को? लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि अपने वजीर कानून को आपने बचा लिया, उनके इस्तीफे का मुतालबा आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से हमीदुद्दीन सियालवी साहब उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। ये जो लाहौर में ग्रुप बैठा था ये उनका इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा भी नहीं आया, धरना भी खत्म हो गया। यहाँ की बात आती है तो यहाँ शहबाज शरीफ साहब खामोश हैं और सबसे पहले वजीर कानून का इस्तीफा वो मांगते हैं, तो फिर ये तकसीम नज़र तो आ रही है। नहीं, मैं अर्ज़ कर दूं कि सियालवी साहब, एक तो आप के जहन में ये होना चाहिए कि उनके भतीजे जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और MPA भी हैं। आप बाकी जो लोग हैं उनके मरीदैन में से हैं, हम भी उनके चाहने वाले हैं, मगर हक़ाइक़ ये हैं कि उन्होंने उन दिनों में जब धरने हो रहे थे अपना इस बिल के हवाले से, तो सरगोदा डिवीज़न में ऐसा धरना नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि बैठ के बात की जा सकती है, जो वो बैठ के बात करने के लिए तैयार थे और पार्टी की आदत भी बैठ के बात करने के लिए तैयार थी। एक तो ये है कि सूबाई मिनिस्टर का जो रिज़ाइन की आप बात करते हैं, उनका कनेक्शन जो था वो सियालवी साहब से था। दूसरा आप बात जो कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि हुकूमत तो मुस्लिम लीग नून की थी, मरकज में भी, पंजाब में है, लेकिन मरकज में भी तो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी। शहबाज शरीफ साहब को यहाँ भी कोई एफर्ट करनी चाहिए थी, यहाँ वो बिल्कुल खामोश रहे। तो मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने एफर्ट की ना, अगर की तो वो नजर भी आई। मैं ये कहूँगा कि उस वक्त उन्होंने कमी लोगों में पैदा हो गई है, इसमें मैं अर्ज कर दूँ, उन्होंने ये एफर्ट की कि उन्होंने कहा बहुत पहले, महीना 1.5 महीना पहले कहा कि अगर ये इल्ज़ाम जो लग रहा है फौरी तौर पर जिन पर लग रहा है उनको रिज़ाइन दे के पब्लिक को हर चीज़ बतानी चाहिए, ताकि वो 34 के 34 जो मेंबर हैं, अगर एक कसूरवार है तो वो तमाम कसूर, ये जो आज सब कुछ एक जमात पर या एक मिनिस्टर पर डाला जा रहा है मलबा, ये एक पे ना डाला जा सकता। अगर वो बात मान ली जाती, 34 को 34 फिर बंदे ठीक है कसूरवार है। फैसल ऑर्डर साहब, मखदूम जावेद हाशमी साहब जो कि नून लीग छोड़कर आपकी पार्टी में आए, आपकी पार्टी ने उन्हें सदर बनाया, लेकिन फिर धरने के अहम मौका पर वो आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए। आज दोबारा से बाज़ाब्ता वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। तो बागी वो उस वक्त थे जब अपनी पार्टी छोड़कर, नून लीग छोड़कर आपकी पार्टी में आए थे, या अब बागी हुए हैं जब वो नून लीग में दोबारा शामिल हुए आपकी पार्टी को छोड़कर पहले? देखिए जी, बागी तो मैं नहीं कह सकता, दागी ज़रूर कह सकता हूँ मैं। और उनको लाने का मकसद भी फिर वही है कि वो जहर उगलेंगे अपनी अदलिया और अपनी फ़ौज के लिए, जिस मैंडेट की वजह से उनको लाया गया और वेलकम वेलकम के नारे लगाए। बट वो उनका प्रोगेटिव है नून लीग का, वो किसी को भी लेके आए। इससे पहले 41 आदमी वो मुशर्रफ साहब को गालियाँ देते हैं, उनकी गैर जमहूरी चीज़ों को बुरा भला बोलते हैं, उनका एहतसाब नहीं किया, उनके 41 आदमी अपने पास लेके बैठे हुए। तो ये तो नून लीग का तरीक़ेकार रहा है अपनी सियासत का। जो जावेद लतीफ़ साहब ने जो बात की धरने के हवाले से, हम तहरीक इंसाफ डे 1 से कह रही थी वो रिपोर्ट ले आए, लाहौर में इनसे एमिकेबली पीसफुली रिजॉल्व करे इस इशू को, क्योंकि मजहब को छेड़ना किसी सूरत में नहीं चाहिए था। मजहब को छेड़ा भी खुद, और छेड़ने के बाद उसको संभाला भी नहीं, उसको हवा दी, वो हवा वहां चली गई। उसके बाद फिर आप हर मौके पर अपनी फौज को बदनाम कर रहे हैं। और जैसे कि स्टेट पर रिजर्वेशन जजमेंट्स आई, आप देखिए इंडिया ने क्या तमाशा बनाया, आपसे ज़्यादा तो मुझे नहीं पता। जो इंडिया ने तमाशा बनाया हमारी फौज का, वो एक चांस, अगर कोई रिजर्वेशन किसी को थी वो चेंबर में देता। और आज भी मोसेस जज ने कोई बात की है तो मैं समझता हूं कि वो कलादम का अपना स्टेटमेंट दे दे, ऑर्डर दे दे कि ये एग्रीमेंट नल एंड वॉइड है, हम इसको नहीं मानते। और जो रिजवी साहब है, अगर उनके खिलाफ उनको रिजर्वेशन है और कहते हैं उनकी रियासत को, रिट को उन्होंने चैलेंज किया है, तो उनके खिलाफ एक्शन ले। वाई वर्ड्स वो तो आज कहा है, जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कहा है कि जितने भी 6 नुकात थे, जो मुतालबात थे धरने वालों के, वो गैर कानूनी गैर आईनी थे। वो कहते मैंने एंडोर्स नहीं करूंगा। देखिए गैर कानूनी गैर आईनी उसको कलअदम कहे, उसको नल एंड वॉइड कहे, ही इज अ जज, ही कैन डू एनीथिंग। उनको अल्लाह ने भी इख्तियार दिया है
कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इख्तियार दिया है, वो उसको कलअदम कहे, नल एंड वॉइड कहे, और फिर जो उनको सारी रिजर्वेशन है उस आदमी से या उस शख्सियत से उनके खिलाफ एक्शन ले। उनको तो कोई नहीं रोक सकता, जज को तो कोई नहीं रोक सकता। देखिए ये ना हो कि हम अपनी खेल के अंदर एक दूसरे की रियासत और रियासत के इदारों के तमाशा बना दे और उसका दुश्मन मुल्क को जो काम करना चाहिए वो हम खुद ही कर बैठे। वैसे हम मियां साहब तबाही की तरफ ले जा रहे हैं मुल्क को, रियासत के अपने इदारों को लड़वा रहे हैं। लेकिन तनकीद तो यहाँ आपकी जमात पर भी है फैसल ऑर्डर साहब, आपकी पार्टी पर भी तो तनकीद आती है। यहाँ पर आपकी वो जमात है, अपोजिशन की जमात है, हर मामले पर आप बढ़ चढ़कर अपोजिशन करते हैं, कोई भी छोटे से छोटा मसला हो। ये तो इतना बड़ा मसला था, 20 रोज तक विफाकी दारुल हुकूमत बंद रहा, यानी पाकिस्तान का दिल बंद रहा, लेकिन आपकी पार्टी से किसी शख्स ने भी एक बयान तक नहीं दिया सारी सूरत हाल पर, कोई रोल प्ले नहीं किया, किसी किस्म की बात किसने की तनकीद, किसने कोई बात की इस पे? ये बहुत गलत बात हो जाएगी। हमने डे 1 पे कहा कि आप वो रिपोर्ट जब लाहौर चल रहे थे, हमने कहा कि आप डे 1 रिपोर्ट अपने सामने रखे, जो आदमी है मुलव्विस उसमें नाम आ रहे थे जाहिद हामिद साहब का, अनुशा रहमान साहिबा का, अगर वो मुलव्विस है उस रिपोर्ट के तहत मैं इस धरने की बात नारा तो शहबाज शरीफ साहब ने लगाया है, उसका नारा शहबाज शरीफ साहब ने लगाया है। कैप्टन सफदर से पूछे जो उन्होंने कादरी के जिंदाबाद के नारे लगाए, तो मैं सवाल करता हूं कि कादरी के जो जिंदाबाद के नारे कैप्टन सफदर लगा रहे थे, उनको फांसी चढ़ाने वाले उनके ससुर मियां नवाज शरीफ साहब है। तो आप मजहब को खेल बना रहे हैं अपनी सियासत को बचाने के लिए। ये दो आदमी ने सिग्निफिकेंटली स्पेसिफिकली पब्लिकली आके फोरम्स पे आकर मजहब को एक्सप्लॉइट किया। आप हमसे पूछ रहे जो गवर्नमेंट अपनी बचाने के लिए, अपनी लेगेसी, अपनी दौलत बचाने के लिए मजहब के साथ खेल रहे, खून रेजी चाह रहे, इदारों में तसादुम चाह रहे, गालम गलोच कर रहे, मजाक बना रहे जजेस। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है कि तमाम जमातें थी फैसल ऑर्डर साहब, तमाम जमातें थी, आपकी पार्टी भी उस कमेटी का हिस्सा थी जिस कमेटी में ये सारा मामला ऊपर आया था। जी मियां साहब, अगर मेरी सुन लें, एक करेक्शन कर लें, मुमताज़ कादरी को फांसी पर नवाज शरीफ ने नहीं चढ़ाया, जजेस ने फैसला दिया, इम्प्लीमेंट हुआ। आज अगर आप अदारों पर हम तनकीद करते हैं या हम बात करते हैं तो उस वक्त तो हमें ये कहा जाता है, तो फिर उस वक्त अगर मुमताज़ कादरी को जो फांसी की सज़ा दी गई, क्या वो गलत फैसला था? फिर ये कहे ना किन्होंने ये फैसला दिया, फिर उस पर आप तनकीद करें, बात करें। ये कोई तरीका नहीं है कि हमें नाअहल कर दिया जाए तो वो उनका फैसला तारीखी अल्फाज में लिखा जाएगा और सुनहरे रूप से लिखा जाएगा, और अगर मुमताज कादरी का फैसला कोई और दे तो उस पर आप बात करने के लिए ठीक है। बहुत शुक्रिया मियां साहब और फैसल साहब हमें शो में वक्त देने के लिए। यकीनन जो है तनकीद मुस्लिम लीग नून जिस तरह से कहती है कि हम अदालती फैसले पर करते हैं, लेकिन फैसलों पर तनकीद करें, लेकिन इदारों पर तनकीद नहीं होने चाहिए। चूंकि इदारे कमजोर होंगे तो मुल्क कमजोर होगा। आज के शो में इतना ही, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।